हाय एवरीबॉडी। रिसेंटली जॉर्ज सोरोस जो कि बिलियन इन्वेस्टर है, उन्होंने मोदी जी पे कमेंट किया कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन मोदी जी को डेमोक्रेट नहीं है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी के टेन्योर में, मोदी जी के रिजाइम में जो इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ है, उसका काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पर जर्नलिस्ट को फ्रीडम नहीं है जर्नलिज्म करने की, यहाँ पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, या फिर डेमोक्रेसी के जितने भी फीचर्स हैं वो यहाँ पर आप एसोसिएट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब भी क्या होता है कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप किसी भी तरीके के कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी भाषा को फॉलो कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू वोट है और वुमेन्स को इक्वल राइट्स है। ये सारे के सारे फीचर्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इसी पर जो सोरस ने कमेंट किया कि मोदी जी के टेन्योर में इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हुई है सिग्निफिकेंटली। एंड जॉर्ज सोरस वेरी वेल कमेंटेड ऑन मोदी जी एंड वेरी वेल सेड, आई मे बी नेव बट आई एक्सपेक्ट अ डेमोक्रेटिक राइवल इन इंडिया। यानी कि वो साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी के रिजाइम में जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हुई सिग्निफिकेंटली। मोदी जी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हैं, कभी वो लॉ में चेंजेस लाते हैं, कभी पॉलिसी में चेंज लाते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और इसी बात पर उन्होंने कमेंट किया जिसका एक काफी ज्यादा करारा जवाब इंडियन गवर्नमेंट ने दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अडानी ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू कम होने की वजह से जो मोदी जी की पकड़ है पॉलिटिकल सिस्टम पर इंडिया के अंदर वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हुई है सिग्निफिकेंटली, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और मोदी जी के बीच में काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है और इसी की वजह से जब अडानी के शेयर्स की वैल्यू काफी ज्यादा रिड्यूस हुई और इसी की वजह से क्या होता है कि मोदी जी की जो पकड़ है इंडिया के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम पर वो काफी ज्यादा रिड्यूस हुई। और इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूएस बेस्ड एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी जिसका नाम हिंडनबर्ग है, और जब इसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की अडानी ग्रुप के ऊपर, तो उस रिपोर्ट की वजह से गौतम अडानी को और अडानी ग्रुप को 120 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। और ये काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है और ये इंडियन रुपीज में 9,92,500 करोड़ होता है। और आप इसे इस बात से भी कंपेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास 3 बिलियन डॉलर से भी कम रुपए बचे हैं एक पूरे के पूरे देश के पास अपने फ्यूल को इंपोर्ट्स करने के लिए, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट्स करने के लिए, एनर्जी को इंपोर्ट्स करने के लिए, या डिफरेंट मटेरियल जो आप इंपोर्ट करते हैं अपने देश को चलाने के लिए, इन सभी को इंपोर्ट्स करने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 बिलियन डॉलर से भी कम रुपए बचे हैं। और इंडिया के सिर्फ एक बिजनेसमैन को 120 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है एक रिपोर्ट की पब्लिश होने की वजह से। ये काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। ये पाकिस्तान के पास जितना अमाउंट पड़ा है उनके फॉरेक्स रिजर्व में, उसे 40 टाइम्स इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा इंडिया के एक बिजनेसमैन को। तो इसे आप दो बात पता लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, और दूसरी ये कि जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं गौतम अडानी, उनको काफी ज्यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा जब एक यूएस की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। That George Soros wants a government which is pliable to his needs is more than evident from his statements. That he has pronounced funding of over $1 billion, particularly to target leaders like Prime Minister Modi. How the world is changing, it is rebalancing, it is less Euro-Atlantic. I don't think everybody gets that. I think old habits die hard. I mean, very candidly, there are still people in the world who believe that their definition, their preferences, their views must override everything else. Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. George Soros' NGO Open Society Foundation claims to fund groups that promote democracy, transparency and free speech in different parts of the world. Here, Adani Group firm's combined market valuation falls to below $100 billion. The market rout now topping $135 billion since a damaging report by the US research firm Hindenburg. The hit to the group's valuation is broadly driven by Hindenburg's allegations of business malpractice and stock price manipulation, while the Indian empire has repeatedly denied those accusations. The US-based firm holds short positions in the Adani Group via US-traded bonds and non-Indian traded derivatives.
research disclosed its short position and then made serious allegations against the Adani Group. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गौतम अडानी ने अपने शेयर्स की वैल्यू स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके बढ़ाई और जो स्मॉल कंपनीज ओपन की थी डिफरेंट कंट्रीज में, उन स्मॉल कंपनी से क्या किया कि इन स्मॉल कंपनी से गौतम अडानी ने फेक डिमांड्स को क्रिएट किया और इन फेक डिमांड के क्रिएट करने से क्या हुआ कि इनके स्टॉक की वैल्यू बढ़ी और इनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि गौतम अडानी सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए पूरे वर्ल्ड में। और ये सारी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट में की गई है। वैसे अगर देखा जाए तो मोदी जी और गौतम अडानी ये दोनों ही गुजरात के रहने वाले हैं और गौतम अडानी ने हमेशा ही मोदी जी को सपोर्ट किया है, हमेशा ही उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशन को सपोर्ट किया है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ने जो सबसे वेल्थिएस्ट एशियन मैन का खिताब जीता हुआ था वो खिताब खो दिया। अब उनकी पोजीशन वेल्थ के मामले में सेकंड पर्सन से 25th पोजीशन पे आ चुकी है। लेकिन अडानी ग्रुप ने ये सारे के सारे एलिगेशंस जो कि हिंडनबर्ग ने लगाए हैं, वे सारे के सारे एलिगेशन डिनाई कर दिए गए हैं और कहा कि ये सारे के सारे आरोप आप हम पर झूठे लगा रहे हैं। वैसे अगर आप रियलिटी में देखें तो अभी तक ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं गौतम अडानी पर, इन पर अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है, अभी तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है कि रियली इन्होंने स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया था और अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाई थी। अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई गवर्नमेंट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन बोर्न इन्वेस्टर है जिन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की भी स्थापना की है और जॉर्ज सोरोस ने $32 बिलियन भी दिए हैं इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का। और जो ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है इसका एम ही ये है कि जितने भी देश में ये इन्वेस्ट करते हैं वहां पर ये डेमोक्रेसी को मेंटेन कर सके, वहां पर ये इंश्योर कर सके, वहां पर ट्रांसपेरेंसी हो, वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो। ये सारी बातें इनकी कहनी है, ये सारी बातें ओपन सोसाइटी फाउंडेशन अपनी वेबसाइट पर कहता है। लेकिन ये गलत तरीके से भी पैसे कमाते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और अलग अलग देशों ने जॉर्ज सोरोस पर कमेंट किया है और इसे क्रिटिसाइज भी किया है कि इसकी वजह से इन देशों को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा इनके इन्वेस्टमेंट की वजह से। ये एक 92 साल के बूढ़े इंसान हैं और ये एक जूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्हें हंगेरी को छोड़ दिया जब वो 17 साल के थे और 1947 में ये लंदन में गए और वहां पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने वहां पर फिलोसफी की पढ़ाई की। और फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश पाउंड की जो वैल्यू है वो घट गई और इसी की वजह से क्या हुआ कि जॉर्ज सोरोस को $1 बिलियन का प्रॉफिट भी हुआ और इनकी उल्टी सीधी इन्वेस्टमेंट की वजह से जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो भी ब्रोक हो गया, वो भी टूट गया। अगर आप इनकी टोटल वेल्थ की बात करेंगे तो आज के टाइम में इनकी वेल्थ $8.5 बिलियन है। अब ये जो $32 बिलियन है जो कि इन्होंने ऑलरेडी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में डोनेट किए थे वे अलग है और $8.5 बिलियन अलग है। अगर टोटल इन्हें मिला दे तो लगभग $40 बिलियन के आसपास इनकी टोटल वेल्थ होती है। ये यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे और इन्होंने जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे बराक ओबामा के, हैरी क्लिंटन के और जो बाइडेन के, उन सभी के सभी इलेक्शंस को और कैंपेन को इन्होंने सपोर्ट भी किया था और फंडिंग भी दी थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में ये जॉर्ज सोरोस एक मेन कंपोनेंट थे, एक मेन फैक्टर थे। और जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस है 1947 में आया था और ये थाईलैंड से शुरू हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो थाईलैंड की करेंसी है वो काफी ज्यादा कोलैप्स कर गई और जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस है वो साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, लाओस, मलेशिया और फिलीपींस तक भी फैल गया। और जो मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज है वो सारी की सारी एशियन कंट्रीज इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से काफी ज्यादा अफेक्टेड हुई। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट भी किया जॉर्ज सोरोस पर कि जॉर्ज सोरोस की उल्टी सीधी इन्वेस्टमेंट की वजह से जो मलेशिया की इकोनॉमी है वो तहस नहस हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि इनकी मैसिव इन्वेस्टमेंट की वजह से मैसिव करेंसी सर्कुलेशन हो गया इकोनॉमी के अंदर, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। अब किस तरीके से इंडिया इस पर रिएक्ट करता है? सबसे पहले इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर, वो कहते हैं कि जो ये जॉर्ज सोरोस का कमेंट आया है वो काफी ज्यादा यूरो अटलांटिक व्यू है, यानी कि जो ये व्यू है ये जो यूरो अटलांटिक कंट्रीज है उनके वैल्यूज को, उनके इंटरेस्ट को शो करता है, वो एशियन वैल्यूज को और जो एशियन प्रिंसिपल्स है उनको रिफ्लेक्ट नहीं करता। देखिए जो एशियन वैल्यूज है, एशियन डेमोक्रेसी है और जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, जो यूरोप कंट्रीज और अटलांटिक कंट्रीज की डेमोक्रेसी है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, वो कभी एक हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है वो अलग है, जो कल्चर है वो अलग है, पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत हद तक अलग है। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल सेम टू सेम है, हमारी जो बहुत सारी वैल्यूज है वो सेम है, लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से जो यूरोप की और अटलांटिक कंट्रीज की जो वैल्यूज है, जो वहाँ की डेमोक्रेसी है और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से सेम हो सकती है, ये एक्चुअली पॉसिबल हो ही नहीं सकता। चाइना ने भी इस पर बार बार कमेंट किया कि जो अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है, वे अपनी वैल्यूज को हम पर थोपना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना है। और मैं चाइना की इस वैल्यू को, इस बात को सपोर्ट भी करता हूँ, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज की वैल्यूज है वो काफी हद तक डिफरेंट है। और इसका वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीजन कॉलोनलिज्म भी है।
और जयशंकर जी अपने वर्ड्स में इस तरीके से इसे कोट करते हैं, ही इज ओल्ड, रिच, ओपिनियटेड एंड डेंजरस बिकॉज व्हाट हैपेंस इज when such people and such views and such organization they actually invest resources in shaping narratives and benefit themselves। यानी कि जयशंकर जी कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग ये इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि जो उनकी वैल्यूज हैं, उनके जो नैरेटिव्स हैं, उनके जो गोल हैं वे सारे के सारे शेप हो सके, वे सारे के सारे फुलफिल हो सके। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते ताकि किसी कंट्री का भला हो सके। बीजेपी लीडर और यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी इसे क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि जो जॉर्ज सोरोस है ये काफी ज्यादा ओपिनियटेड है, इनका जो व्यू है अपने आप के जो गोल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए है, ना कि इंडिया को बेनिफिट देने के लिए है। और वो कहती हैं कि इंडिया के अगेंस्ट एक वॉर शुरू हो चुकी है। इंडिया की जो ग्रेटनेस है वर्ल्ड स्टेज पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, वो बहुत सारे देशों को, वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को हजम नहीं होती और इस वजह से वो इंडिया पर अटैक कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पर वो अटैक कर रहे हैं। और यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी कहती हैं कि जो अटैक है इंडिया पर इसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। वो कहती हैं कि ये जॉर्ज सोरोस एक डिजाइनेटेड इकोनॉमिक वॉर क्रिमिनल है, यानी कि वो अपने फायदे के लिए, अपनी कंपनी के फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंडिंग करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, अंधाधुंध पैसा कमाते हैं। वो एक वॉर क्रिमिनल है। ये सारी बातें यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा है। स्मृति ईरानी कहती हैं कि वो इंडिया के अंदर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना चाहते हैं, यहाँ पर वो तख्ता पलट करना चाहते हैं और एक ऐसी गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर जो उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाए, जो उनके अकॉर्डिंग लॉ में चेंजेस लाए। अब देखिए अपोजिशन पार्टीज ने इस पर किस तरीके से रिएक्ट किया। देखिए अपोजिशन पार्टीज ने अडानी ग्रुप पर तो बार बार आरोप लगाए, मोदी जी पर भी आरोप लगाए कि इन दोनों के काफी ज्यादा क्लोज एलाइज हैं और इसी की वजह से मोदी जी बार बार इलेक्शन को जीत रहे हैं और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो अडानी ग्रुप पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। लेकिन अगर आप जॉर्ज सोरोस की बात करें तो ये जो उन्होंने कमेंट किया है ये मोदी जी पर अटैक नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी इंडिया पर अटैक है, इंडिया के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर अटैक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी अपोजिशन पार्टीज ने जॉर्ज सोरोस के कमेंट पर किसी भी तरीके से रिएक्शन नहीं दिया। ना ही उन्होंने जॉर्ज सोरोस के कमेंट को सपोर्ट किया, ना ही उन्होंने जॉर्ज सोरोस को सपोर्ट किया, ना केवल अपोजिशन पार्टीज बल्कि इंडिया के अंदर किसी ने भी जॉर्ज सोरोस को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली सपोर्ट करने जैसा है ही कुछ नहीं। अगर वो इंडिया को भी क्रिटिसाइज करेंगे, अगर वो इंडिया को भी भला बुरा कहेंगे तो हम उन्हें क्यों सपोर्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड एंड जय हिंद।